हेलो मेरे सभी प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि साइंस से रहने वाले हैं। बच्चे, जैसा आपको पता भी है, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो कम समय में हम लोग साइंस को कैसे तैयार करें, कौन से प्रश्न पढ़ के जाएं तो हमारे पेपर में अच्छे नंबर आ जाएं। तो बच्चे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साइंस में। तो साइंस में जो है, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तुम्हारा है फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का पोर्शन रहेगा। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा और एक तुम्हारा बच्चे बायो का पोर्शन रहेगा। तो बच्चे, इन तीनों में कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ के जाएं तो हमारे बच्चे 70 में 70 नंबर आ पाए। तो बच्चे, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जो है हम 70 में 70 नंबर कैसे अचीव कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में कौन से प्रश्न पढ़ के जाएंगे। आपको बच्चे ना ही अंशाल पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही विद्या पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है। अगर बच्चे ये आप लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं और इसी वीडियो के जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे सिर्फ आप यही तैयार कर लेते हैं, तो हम दावा करते हैं आपके 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चे, हम लोग जो है वो प्रश्न देख लेते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में हर बार रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री के रिपीट क्वेश्चन देखेंगे, बायो के रिपीट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि हर बार लगातार जो रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, सिर्फ वही प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। और प्रश्नों के उत्तर बच्चे, अगर आपको देखना है तो आप लगातार कमेंट करना, तो इसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे। आपको उसमें जो है सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। तो बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब बच्चे ज़रूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट लगातार मिलता रहे। तो बच्चे, हम लोग जो है वो प्रश्न देख लेते हैं। तो बच्चे, यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। बच्चे, हम यहाँ पे लगातार 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो हमको एक्सपीरियंस है कि जो है बोर्ड परीक्षा में कौन से प्रश्न हर बार आते हैं, तो वही प्रश्न हमने सेलेक्ट भी किए हैं। कई बार बच्चे, हमने ये प्रश्न बच्चों को बताया हुआ है ऑफलाइन कोचिंग में, बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिला हुआ है। बच्चे हमारे यहाँ से कम 70 में 70 अचीव किए हुए हैं। तो बच्चे, यही प्रश्न हम हर बार कराते हैं और लास्ट टाइम पे यही प्रश्न सिर्फ बच्चों को रिवीजन करवाते हैं और यही प्रश्न बार बार हम लोग जो है सीखते हैं। तो जो है क्या होता है, हमारे 70 में 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चे, यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन किसे कहते हैं। मतलब बच्चे, ये है कि आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है और उसके नियम पढ़ने हैं। तो बच्चे, यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन बच्चे आपको जरूर तैयार करके जाना है, ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आता है। उसके बाद बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन भी इम्पोर्टेंट है बच्चे, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि 2 नंबर के आते हैं। उसके बाद इसके नियम क्या होते हैं बच्चे, नियम जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि अगर आप ये प्रकाश का परावर्तन करते हैं और नियम को नहीं लिखते हैं तो आपका आधा मार्क काट लिया जाता है। उसके बाद बच्चे, प्रिज्म का अपवर्तन यानी कि प्रिज्म का विचलन किसे कहते हैं। तो बच्चे, ये जरूर पढ़ के जाना कि प्रिज्म का विचलन क्या होता है। उसके बाद बच्चे बात करें, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो बच्चे, इसे आप जरूर पढ़ के जाना कि प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों का फैलना, यानी बच्चे रंग कैसे फैलते हैं, यानी कि अगर प्रकाश प्रिज्म पर पड़ जाए तो वो कैसे फैलेगा और वो किन किन रंगों में फैलेगा। तो बच्चे, इसको आपको बहुत कायदे से तैयार करके जाना है। उसके बाद बच्चे, हम लोग बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो बच्चे, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर बार रिपीट हो जाता है। यहाँ पे एक नियम पक्का आएगा, यहाँ पे या तो निकट दृष्टि दोष पूछ लिया जाएगा या तो दूर दृष्टि दोष पूछ लिया जाएगा। और उसके बाद बच्चे, यहाँ पे उसके कारण और निवारण जरूर लिखने होते हैं। अगर आप इसके कारण और निवारण नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर आधा काटा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कारण और निवारण जरूर करना है। उसके बाद बच्चे, यहाँ पे बात कर लेते हैं नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं।
बच्चे ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो बच्चे आप इसको जरूर तैयार करके जाना। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और उसके बाद दिष्ट धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो बच्चे एसी करंट और डीसी करंट किसे कहते हैं, तो बच्चे आप इसे जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बच्चे ये जो है आपका 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक है तुम्हारा एसी करंट, दूसरा है तुम्हारा डीसी करंट। 2 बताए गए हैं, एक पक्का आएगा, अगर नहीं आता है तो इसको बहुविकल्पी में दे दिया जाएगा। तो बच्चे 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं प्रतिरोध क्या है। तो बच्चे ये प्रश्न भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, और यहाँ पे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि रजिस्टेंस को इफेक्ट कौन कौन करता है। तो बच्चे ये प्रश्न आपको जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रतिरोध जो हम लोग संयोजन करते हैं, तो इसके संयोजन के 2 क्रम हैं, एक है बच्चे आपका श्रेणी क्रम और दूसरा है आपका समांतर क्रम। तो बच्चे आपको ये जरूर पढ़ के जाना है कि प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे और समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, इसका सूत्र कैसे स्थापित किया जाएगा। तो बच्चे आप इसको जरूर तैयार करके जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं ओम का नियम किसे कहते हैं। तो बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओम का नियम हर बार परीक्षा में आया है, किसी ना किसी बार जो है हट जाता है, लेकिन लगातार कई वर्षों में ओम का नियम पूछा गया है। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं यहाँ पे उसके सत्यापन की। तो बच्चे इसका सत्यापन भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं बायो-सेवर्ट का नियम या फिर लाप्लास का सूत्र। तो बच्चे बायो-सेवर्ट का नियम या लाप्लास का सूत्र सेम बात है, आप जो है बायो-सेवर्ट का नियम तैयार कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो बच्चे विद्युत धारा जरूर तैयार करके जाना कि विद्युत धारा किसे कहा जाता है। उसके बाद बच्चे विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो बच्चे इन दोनों में डिफरेंस आप समझ लेना कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, इसको आप जरूर तैयार करके जाना। बच्चे आपको अगर बेहतर तैयारी करनी है तो जो है ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको ये सारे प्रश्न इसी चैनल पे इनके उत्तर बहुत एक्सप्लेन के साथ आपको करवा दिए जाएंगे। अगर आपको प्रश्न नहीं याद होते हैं तो प्रश्नों को बनाकर कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे बता दी जाएंगी। तो बच्चे आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो बच्चे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम आप जरूर तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पूछा जाएगा या तो दाएं हाथ का नियम पूछा जाएगा। बच्चे ये हमारे जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं बच्चे, टोटल ये 22 प्रश्न हैं। ये बच्चे सिर्फ वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में काफ़ी बार आए हैं। तो बच्चे ये सिर्फ अगर आप सिर्फ 22 प्रश्न तैयार करके जाते हैं फिजिक्स से, तो बच्चे ये आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ आप 22 दिन में तैयार कर सकते हैं। एक दिन में अगर आप एक भी प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको टोटल 22 प्रश्न कायदे से तैयार हो जाएंगे। बच्चे ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ें। बच्चे अगर आप एक प्रश्न डेली कायदे से पढ़ते हैं और उसको समझ के पढ़ते हैं तो हम दावा करते हैं आपके 70 में 70 आने ही हैं। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, गणना करें। बच्चे ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि इसमें आपको गणना करना होता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल बन जाते हैं। तो बच्चे इसको जो है एक्सप्लेन करके आपको बताना होता है और गणना करनी होती है। अगर बच्चे आपको गणना करना नहीं आता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे अगला प्रश्न हमारा क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं। तो बच्चे ये भी प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं वैद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि बच्चे वैद्युत मोटर आपको जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा
और उसका चित्र बनाना पड़ेगा और उसकी कार्यविधि लिखनी पड़ेगी। बच्चे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में आता है। या तो वैद्युत मोटर पूछ दिया जाएगा, या तो डायनमो पूछ दिया जाएगा, या तो तुम्हारा यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर दिष्ट धारा जनित्र, दो में एक जरूर पूछा जाता है। मतलब हमारा कहने का ये है, या तो वैद्युत मोटर आ जाएगा, या तो तुम्हारा डायनमो आ जाएगा, या तो तुम्हारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आ जाएगा। तो बच्चे ये तीन प्रश्न हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें आपको करना क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सिद्धांत करना होता है, उसके बाद कार्यविधि करनी होती है इसकी, और इसका एक चित्र बनाना होता है। तो बच्चे तीन चार चीज़ें अगर आप कर देते हैं तो दो दो नंबर मिला के आपको टोटल इससे 6 नंबर मिलते हैं। तो बच्चे 6 नंबर के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को परिभाषित करें। तो बच्चे आपको दोनों में डिफरेंस समझना है कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं और वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। बच्चे इसको आप जरूर तैयार कर लेना, और उसके बाद इनका मात्रक भी आप जरूर देख के जाना। उसके बाद बात कर लेते हैं लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है। बच्चे यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी आपको जरूर तैयार कर लेना है, यानी कि लेंस की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं और इससे क्या तात्पर्य है। उसके बाद बच्चे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। बच्चे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बच्चे 2 नंबर में पूछा जाता है। या तो आपसे कह देगा उत्तल दर्पण के उपयोग बता दो, या तो कह देगा अवतल दर्पण के बच्चे उपयोग बता दो। उसके बाद बच्चे यहाँ पे लेंस और दर्पण से संबंधित विभिन्न किरण आरेख। बच्चे आपको किरण आरेख आने ही चाहिए, क्योंकि बच्चे किरण आरेख से आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। और दूसरी बात, आपको किरण आरेख का एक प्रश्न दिया जाएगा, वो या तो 4 नंबर का होगा या तो बच्चे 2 नंबर का होगा, और न्यूमेरिकल भी बच्चे आएगा इसी से, तो वो भी आपका 4 नंबर होगा, यानी टोटल मिला के 6 नंबर इससे बनेंगे। इसलिए बच्चे आपको किरण आरेख जरूर तैयार कर लेना है। अगर बच्चे आपको किरण आरेख करने में दिक्कत होती है या फिर आपको समझ में नहीं आता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको किरण आरेख को जो है ट्रिक के माध्यम से बता दिया जाएगा कि जो है ट्रिक से किरण आरेख कैसे बनाते हैं। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं यहाँ पे लेंस तथा दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। यानी कि लेंस के जो तुम्हारे न्यूमेरिकल हैं और जो दर्पण के न्यूमेरिकल हैं, उनको जरूर सॉल्व करके जाना है। बच्चे अगर आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी तैयारी आपकी विस्तृत पूर्वक कायदे से, बहुत अच्छे ढंग से, साइंस की हो या फिर मैथ की हो, बहुत अच्छे ढंग से करा दी जाएगी। उसके बाद बच्चे यहाँ पे बात कर लेते हैं वैद्युत तथा चुंबकी, यानी कि विद्युत के और चुंबकी के संबंधित आंकिक प्रश्न। यानी कि आपको विद्युत के जो है न्यूमेरिकल तैयार करने हैं और चुंबक वाले लेसन के आंकिक प्रश्न तैयार कर लेने हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपको टोटल कितना तैयार करना है, 22 प्रश्न आपको तैयार करना है। आपको बच्चे एक टारगेट बना लेना है कि जो है प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक जो प्रश्न है, आपको एक प्रश्न डेली करना है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न डेली करना है। यानी कि अगर आप जो है एक क्वेश्चन को एक दिन में भी तैयार करते हैं, तो आपको जो है ये सीरीज टोटल आप 22 दिन में तैयार कर सकते हैं, और आप जो है 70 में 70 बच्चे ला सकते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हमने जितने भी फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, बहुत अच्छे ढंग से देख लिए हैं। और बच्चे अगर इनको आप एक्सप्लेन के साथ चाहते हैं तो आप कमेंट करना। आपको सारे प्रश्न इसी चैनल पे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा दिए जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तन क्या होता है, वर्णविक्षेपण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम का नियम क्या है, बायोसेवर्ट का नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है,
दाएं हाथ का नियम क्या है, 1 किलोवाट घंटा में जूल क्या होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद मोटर को कैसे हम लोग बनाते हैं, उसके बाद डायनमो क्या होता है हमारा, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, सिद्धांत कैसे लिखते हैं, कार्यविधि कैसे लिखते हैं, विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। तो बच्चे अगर आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ चाहिए तो आप कमेंट करना, हम सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन के साथ बहुत अच्छे ढंग से इनको जो है करा देंगे। अब बच्चे हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न कि केमिस्ट्री में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो बच्चे हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्नों को अब देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न हर बार पेपर में आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे टोटल हम 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बच्चे अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको जो है 100% की तैयारी इसी चैनल से करा दी जाएगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। तो बच्चे आपको ये नियम जरूर आना चाहिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसके लाभ क्या हैं, उपयोगिता क्या है, यानी कि विशेषताएं क्या हैं। तो बच्चे आपको ये इम्पोर्टेंट प्रश्न जरूर तैयार करके जाना है। मेंडलीफ का आवर्त नियम, उसके लाभ, उसकी उपयोगिताएं यानी कि उसकी विशेषताएं। उसके बाद बच्चे आधुनिक नियम क्या है, यानी कि आधुनिक नियम किसने दिया और ये किस किस पर आधारित है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो बच्चे आपको ये प्रश्न जरूर तैयार करके जाना है। उसके बाद बच्चे साबुन क्या होता है, तो ये प्रश्न बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है कि साबुन क्या होता है। उसके बाद बच्चे साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। या तो बच्चे आ जाएगा साबुन क्या होता है ये बता दो, या तो आ जाएगा साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, या तो ये आ जाएगा, या तो आपसे कह देगा मीसेल क्या होता है, तो बच्चे मीसेल आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया लिखिए। या तो आपसे ये प्रश्न पूछ देगा, या तो आपसे कह देगा कि अपमार्जक क्या है। तो बच्चे आपको सभी प्रश्नों को डिफरेंस के साथ लिखना आना चाहिए कि साबुन क्या होता है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखते हैं, मिसेल क्या होता है, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है, अपमार्जक क्या होता है। बच्चे आप जो है क्या करते हैं, एक ही प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, जैसे आपने साबुन को तैयार किया वही जो है आप साबुनीकरण में लिखते हैं, मिसेल में लिखते हैं, अपमार्जक में लिखते हैं। तो बच्चे आपको ये गलती हरगिज नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका नंबर कटता है। आपको प्रश्न को बहुत ही कायदे से लिखना है, अच्छे ढंग से लिखना है। अगर आपसे साबुन पूछा गया है तो आप साबुन लिखेंगे, उसमें अपमार्जक वाला नहीं लिखेंगे। अगर आपसे अपमार्जक कहा गया है तो आप उसमें साबुन वाला कतई नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका नंबर काट दिया जाएगा। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न हमारा है, सजाती श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि सजाती श्रेणी पर टिप्पणी हमको लिखना है। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी पर टिप्पणी लिखना है। तो बच्चे ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना आप। उसके बाद बच्चे यहाँ पे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखना है। तो बच्चे इस इस पे जो है बहुत प्रश्न आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इन पर टिप्पणी करें। ये प्रश्न बच्चे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या हैं। तो बच्चे ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या हैं, उदाहरण दीजिए। तो बच्चे उदाहरण भी इसमें देना है, आपको इसको जरूर तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न बच्चे है, खनिज तथा अयस्क क्या हैं। तो बच्चे ये आपको जरूर तैयार करना है कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है। उसके बाद यहाँ पे उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, अंतर भी स्पष्ट करना है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे अगला प्रश्न है तुम्हारा, ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है कि धातु और अधातु में अंतर लिखें। या तो 1 नंबर में पूछा जाएगा या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर यही प्रश्न आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, यानी कि थोड़ा सा प्रश्न को, जो प्रश्न आपका दिया गया है उसका जो उत्तर लिखना है थोड़ा सा बड़ा लिखना है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 पेज का प्रश्न उत्तर इसका लिखना है। अगला प्रश्न बच्चे देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा लिखा है बच्चे, पीएच मान क्या है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है। ये प्रश्न बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
पीएच स्केल क्या है। तो बच्चे आपको जो है दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि पीएच मान किसे कहते हैं और पीएच स्केल क्या है। तो बच्चे दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप ये हरगिज नहीं करेंगे कि जो है पीएच मान क्या है आपसे पूछा गया तो आप उसमें पीएच स्केल वाला लिख के आएंगे। तो अगर बच्चे आप ये काम करते हैं और वो प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा गया है, अगर आपने इसका उसमें लिखा या फिर इसका उसमें लिखा तो होगा क्या, आपका जो 2 नंबर होगा वो काट दिया जाएगा। एग्जामिनर इसको बिल्कुल जो है डिलीट कर देगा। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, पीएच मान पर टिप्पणी लिखें, यानी कि पीएच मान पर टिप्पणी लिखना है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको ये तीनों में डिफरेंस समझना है और तीनों को कायदे से सीखना है, कायदे से पढ़ना है। उसके बाद आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं बच्चे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण लिखिए। बच्चे आईयूपीएसी जरूर आती हैं पेपर में, तो बच्चे प्लीज़ आईयूपीएसी जरूर तैयार कर लेना। अगर आपको आईयूपीएसी नहीं तैयार है तो कमेंट करना, हम आपको इम्पोर्टेंट आईयूपीएसी बता देंगे कि पेपर में कौन कौन सी आईयूपीएसी ज़्यादा पूछी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 आईयूपीएसी हम आपको बता देंगे, उसी से जो है आपकी 2 से 3 आईयूपीएसी पेपर में फंस जाएंगी। उसके बाद अगला प्रश्न बच्चे है, संक्षारण क्या है, यानी कि जंग किसे कहते हैं, जंग लगना किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। और उसका जो समीकरण होता है, मतलब कि उसका जो रिएक्शन होता है बच्चे, वो आपको रिएक्शन देना है कि जंग कैसे लगता है, लोहा में जंग कैसे लग जाता है, आपको रिएक्शन के साथ बताना है। काफ़ी साधारण प्रश्न होते हैं बच्चे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल ही इजी आपका हाई स्कूल का कोर्स रहता है। अगर आप अभी घबरा रहे हैं तो बच्चे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगला बच्चे प्रश्न हमारा लिखा है, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो बच्चे आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, आपको ये जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद बच्चे हमारा अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कार्बनिक यौगिकों का सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों का बच्चे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर तैयार करें। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा बच्चे लिखा हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि संतुलित यानी कि बैलेंस जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, तो वो आपको जो है बताना है, लिखना है। उसके बाद रासायनिक समीकरण का संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बच्चे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो है रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, आपको ये बताना है। उसके बाद बच्चे हम लोग अभिक्रियाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं, हर बार पूछी जाती हैं। तो बच्चे इनको हम बहुत कायदे से देखेंगे। बच्चे अगर आपको ये सारी अभिक्रियाएं तैयार करनी है तो आप जो है कमेंट करना, हम सारी जितनी भी अभिक्रियाएं इसमें दे रहे हैं, ये जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं हैं सारी हम तैयार करा देंगे। यहाँ पे पहली अभिक्रिया है एस्टिरीकरण अभिक्रिया, दूसरी है स्मिट अभिक्रिया, तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगली है विस्थापन अभिक्रिया, अगली है उसके बाद संकलन या फिर संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। बच्चे ये तीनों एक ही रिएक्शन के नाम है, यानी कि संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद बच्चे वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बाद बच्चे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, भर्जन अभिक्रिया, निस्तापन अभिक्रिया, उसके बाद बच्चे प्रगलन अभिक्रिया, उसके बाद आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण। उसके बाद इन सब अभिक्रियाओं पे आपको क्या लिखना होता है, टिप्पणी करना होता है। तो बच्चे और उसके बाद क्या करना होता है, रासायनिक समीकरण भी लिखना होता है। तो बच्चे ये जो है कुछ अभिक्रियाएं हैं, ये आती हैं तो इनको जो है आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है, आपको एक रिएक्शन लिखनी होती है और उस रिएक्शन में आपने जो किया है वो लिखना होता है। यानी कि इसमें जो है आपको लगभग और लगभग 4 लाइन का प्रश्न करना होता है और आपको जो है 2 रिएक्शन आएंगी तो आपको टोटल, और एक रिएक्शन आपकी कितने नंबर की आती, एक तुम्हारी अभिक्रिया 1 नंबर की आती है तो आपके यहाँ नहीं 2 नंबर की आती है। तो यहाँ से आपके कितने नंबर बच्चे पक्के हो जाएंगे, 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे।
उसके बाद बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं धवन सोडा बनाने का विधि क्या होता है। बच्चे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि धवन सोडा कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या है, रासायनिक समीकरण दीजिए और उपयोग क्या है उसके। तो बच्चे इसको ज़रूर तैयार करना आप। उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उसके बाद पीओपी निर्माण कैसे होता है, उपयोग कहाँ पे किया जाता है। उसके बाद विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, कैसे बनता है, उपयोग क्या है, मतलब कहाँ पे उपयोग किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न हमारा है फिटकरी को कैसे बनाया जाता है, उसकी बनाने की विधि क्या है और उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि उसका उपयोग क्या है। उसके बाद बच्चे कास्टिक सोडा बनाने की विधि आपको बतानी है और उसका उपयोग क्या है, ये चीज़ बतानी है। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न हमारा है विकर्ण संबंध को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि आपको अगला प्रश्न तैयार करना है विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित समझाना है। बच्चे विकर्ण संबंध क्या होता है बच्चे आपको जरूर तैयार करना है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ लेना। अगला है बच्चे मेथेन का दहन यानी कि दहन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। बच्चे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार करना। उसके बाद गालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है, जब ये वाला प्रश्न भी आता है। कैसे प्राप्त करोगे, ये भी प्रश्न आता है। रासायनिक अभिक्रियाएं सीख रासायनिक अभिक्रियाएं सीखना है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे की जाती हैं। तो बच्चे ये जितने भी हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं, ये सभी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जरूर तैयार करने हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चाहे ये आप जो है नोट कर लें। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे रोक देते हैं। बच्चे अगला प्रश्न हमारा है कार्बन का चतुष्फल की संरचना क्या है। मेथेन, एथेन और एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। बच्चे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है उसको कैसे बनाया जाता है, यानी कि चतुष्फल की कार्बन की जो चतुष्फल की संरचना है उसको कैसे बनाया जाता है। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाया जाता है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाया जाता है। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है। तो बच्चे यहाँ पे टोटल हमने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। बच्चे अगर आप जो है एक भी प्रश्न डेली पढ़ते हैं तो 30 दिन में आप जो है केमिस्ट्री को ख़त्म कर सकते हैं, एक प्रश्न। बच्चे हमें नहीं लगता है कि आप जो है डेली एक प्रश्न पढ़ेंगे, आप जो है कम से कम 2 प्रश्नों को डेली तैयार करेंगे, यानी कि 2 के जो है डेली आप उत्तर जितने भी यहाँ पे प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी को कायदे से आप सीखेंगे। अगर आपको जो है ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि इनको कैसे समझा जाए और कैसे पढ़ा जाए और हम लोग कैसे याद रख पाए इनको, तो बच्चे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जो है सर आप इसको तैयार करा दीजिए, तो हम यहाँ पे सारे प्रश्नों को बहुत कायदे से तैयार करा देंगे यहाँ पे, और आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि प्रश्नों को ट्रिक से कैसे लिखते हैं। तो बच्चे अब हम लोग देखेंगे जो बायो के प्रश्न पेपर में हर बार आए हैं, यानी कि हर बार रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों को कैसे करना है। तो बच्चे उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे बायो के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ पे बच्चे हमने यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। बच्चे यहाँ पे हम ये नहीं है कि पूरी किताब उतार के रख दिए हैं, पूरे किताब नहीं है, 35 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पेपर में हर बार रिपीट होते हैं। तो बच्चे अगर आप सिर्फ यही 35 और 30, ये आपके 35 और ये आपके 30 और ये आपके 22 प्रश्न, यानी कि टोटल कितने हो गए, 35 और 30 और 22, यहाँ पे हो जाएंगे 35 भी 65 तो 67, 30
30, 60, 20, 80 यानी 87 प्रश्न। बच्चे अगर आप ये 87 प्रश्न कायदे से तैयार कर लेते हैं तो बच्चे हम दावा करते हैं कि आपके 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे बच्चे हम लोग बायो में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देख भी लेते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। यहाँ पे बच्चे पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि मेंडल का प्रभावी तथा अप्रभावी नियम को समझाइए। यानी बच्चे मेंडल का नियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उसका प्रभावी नियम क्या था, अप्रभावी नियम क्या था, उसको आपको समझाना पड़ेगा। तो बच्चे ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना बच्चे। या फिर आपसे पूछ देगा कि मेंडल के अप्रभावी प्रभावी अप्रभावी लक्षण समझाइए। तो बच्चे आपको थोड़ा सा वो घुमाएगा फिराएगा, लेकिन आपको जो है सेम उत्तर लिखना है। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न हमारा है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। ये बच्चे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। यानी कि बच्चे जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने की विधियां क्या हैं। तो बच्चे ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन किसे कहा जाता है। यानी बच्चे विटामिन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना कि विटामिन कितने प्रकार का होता है और किसे कहा जाता है। अगला बच्चे प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका महत्व क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। बच्चे आप ये प्रश्न जरूर तैयार कर लेना कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है, महत्व क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अगला बच्चे हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है और उसके लाभ क्या हैं। तो बच्चे ये प्रश्न आप जरूर तैयार करना कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन किसे कहा जाता है। बच्चे अगर आपको पूरी बायो, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे ढंग से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर दें कि जो है सर आप जो है इसका पूरा एक्सप्लेन वीडियो बनाकर हमको दें। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, वात रंध्र यानी कि पड़रंध्र क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी उपयोगिता क्या है। तो बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न हमारा है, पाचन किसे कहा जाता है, नामांकित चित्र द्वारा स्पष्ट करें। यानी कि बच्चे पाचन किसे कहा जाता है, यानी कि डाइजेशन किसे कहते हैं, इसका आपको चित्र बनाना पड़ेगा और चित्र से आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पष्ट करना। तो बच्चे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न हमारा है, उत्सर्जन क्या है और हमारा मुख्य उत्सर्जी अंक क्या है। यानी कि हमारा जो मेन उत्सर्जी अंग है वो क्या है, उस पर आपको विवेचना करनी है। तो बच्चे ये प्रश्न भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र को परिभाषित करें। यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या होती है उसको आपको परिभाषित करना है। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि तंत्रिका कोशिका का आपको चित्र बनाना पड़ेगा और जो चीज़ें आप चित्र बनाएंगे उसको आपको स्पष्ट भी करने को वो कह सकता है। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न है, पित्तरस क्या है। यानी कि पित्तरस किसे कहा जाता है और ये कहाँ से स्त्रावित होता है। तो बच्चे ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पितरस क्या है। उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न हमारा है, मानव हृदय क्या है। यानी कि मानव का हृदय आपको पता ही होगा कि मानव हृदय क्या है। उसका आपसे चित्र पूछा जाएगा कि उसका चित्र बनाओ और उसकी कार्यविधि क्या होती है। बच्चे मतलब ये कैसे काम करता है, मानव का जो हार्ट होता है वो कैसे काम करता है, ये आपको बच्चे बताना पड़ेगा और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद बच्चे अगला बात कर लेते हैं हम लोग, नलिका विहीन ग्रंथियां क्या हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नलिका विहीन ग्रंथियां क्या हैं, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उनके कार्यों का वर्णन
करें। उसके बाद बच्चे नेफ्रॉन की संरचना आपको करनी है और उसकी कार्यविधि। तो बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नेफ्रॉन की रचना और उसकी कार्यविधि। अगला बच्चे हमारा प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम। तो बच्चे डीएनए का पूरा नाम तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10 का पेपर देने जा रहे हैं। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण कैसे प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। ये प्रश्न आपको बच्चे जरूर तैयार कर लेना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा प्रश्न होता है कि क्या प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न है पाचन में अम्ल की क्या भूमिका है। मतलब कि यहाँ पे पाचन में जो अम्ल की क्या भूमिका होती है। बच्चे ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आपको सीखना भी चाहिए बायो के बारे में, क्योंकि जब आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे बच्चे अगला हमारा प्रश्न लिखा हुआ है यकृत के कार्य लिखिए। तो बच्चे ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यकृत के कार्य क्या होते हैं, यानी कि लीवर के वर्क क्या होते हैं। तो बच्चे ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है पेपर में। अगला हमारा प्रश्न बच्चे लिखा हुआ है मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यानी कि लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या करनी है। और गुणसूत्र किसे कहते हैं, ये बच्चे आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि गुणसूत्र किसे कहा जाता है। उसके बाद मानव में प्रजनन यानी कि निषेचन की क्रियाविधि। बच्चे ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि मानव में प्रजनन यानी कि निषेचन की कार्यविधि क्या होती है, इसको आपको लिखने के लिए वो बोलता है। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न है अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी बच्चे आपसे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगला हमारा क्या लिखा हुआ है अनुवांशिकी पदार्थ किसे कहते हैं। तो बच्चे ये जो है छोटे छोटे प्रश्न हमारे आते हैं एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, कि अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी पदार्थ किसे कहते हैं, अनुवांशिकी की खोज किसने की। तो बच्चे ये जो है आपको तीनों प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न लिखा है दो लिंग संलग्न रोगों पर टिप्पणी करना है। तो पहला हमारा है हीमोफीलिया और अगला हमारा है वर्णांधता। तो बच्चे आपको बस यही दो तैयार करने हैं। दो आपको बच्चे लिंग संलग्न रोग तैयार कर लेने हैं, यानी कि पहला हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांधता किसे कहते हैं। तो बच्चे ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न लिखा हुआ है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट करें। यानी कि लैमार्कवाद ने क्या बताया है और डार्विनवाद ने क्या बताया है, उसका अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो बच्चे ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न हमारा है परागण क्या है। बच्चे परागण आपको जरूर तैयार करना है क्योंकि पुष्प के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है ये कितने प्रकार का होता है, मतलब परागण जो है कितने प्रकार का होता है। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न लिखा हुआ है पुनर्जनन किसे कहते हैं या फिर पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। तो बच्चे ये प्रश्न आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न है मुकुलन किसे कहा जाता है। तो बच्चे मुकुलन भी आपसे बहुत पूछा जाता है। बच्चे आपको घबराना नहीं है, इतने सारे प्रश्नों को देखकर। बच्चे ये बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये सिर्फ एक एक दो दो नंबर के पूछे जाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे थोड़ा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला बच्चे हमारा प्रश्न है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है जैव विकास की मूलभूत संकल्पना पर विवेचना करें। जैव विकास की मूलभूत संकल्पना पर विवेचना करनी है। बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद पुष्प में निषेचन क्रिया को समझाइए और उसका चित्र बनाना है। तो बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हमारे फ्लावर होते हैं वो निषेचन कैसे करते हैं। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद अगला बच्चे प्रश्न हमारा है पादप हार्मोन किसे कहते हैं, यानी कि पौधे वाले जो हार्मोन होते हैं वो किसे कहते हैं और
इसके प्रकारों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो बच्चे आपको ये प्रश्न जरूर तैयार करना है। उसके बाद हार्मोन क्या है, तो बच्चे हार्मोन भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद जीवाश्म क्या है, ये भी तैयार करना है। ये कितने पुराने हैं, इसका आकलन कैसे किया जा सकता है, मतलब जीवाश्म क्या होते हैं, वो कितने पुराने हैं, इसका पता कैसे लगाएंगे, कितनी विधियां पता करने की हैं। तो बच्चे आपको ये प्रश्न जरूर तैयार करना है। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न है, ओजोन परत क्या है और इसकी क्षति हमारे चिंता का विषय क्यों है। मतलब कि जो ओजोन परत है वो जो हमारी नष्ट हो रही है, यानी कि जो उसमें क्षति पहुंच रही है, उसका जो चिंता का विषय है वो क्यों है, उसको आपको बताना है कि ये जो ओजोन परत नष्ट हो रही है वो चिंताजनक क्यों है। अगला बच्चे हमारा प्रश्न है, जैव विकास से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे ये प्रश्न आपको जरूर तैयार करना है कि जैव विकास से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न आपको बच्चे जरूर तैयार करना है। अगर आपको हिंदी का पेपर देना है, चाहे आपका साइंस का पेपर देना है, तो आपको ये जरूर तैयार कर लेना है कि प्रदूषण क्या है। आप चाहे बच्चे ऐसे करने जाते हैं, चाहे आप इंग्लिश में ऐसे करो, चाहे आप हिंदी में ऐसे करो, चाहे आप साइंस में लिखो, प्रदूषण तो जरूर आता है। प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए। उसके बाद बच्चे अगला हमारा प्रश्न है, पौधे में पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। मतलब कि पौधे में जो जल का परिवहन होता है, यानी कि जो जल चलता है वो किसके द्वारा चलता है, इसकी कार्यविधि लिखना है कि जो पौधे में हमारा पानी ऊपर शाखाओं तक पहुंचता है, पत्तियों तक जो पानी पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है, किनके द्वारा पहुंचता है, उसकी कार्यविधि क्या है। तो बच्चे आपको अगर ये सब तैयार करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हम आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे ढंग से समझा देंगे। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है बच्चे, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन तो आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद उदाहरण सहित वर्णन करना है। उसके बाद अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, समझात समझात एवं समरूपी अंगों के एक एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चे यहाँ पे जितने भी हमारे प्रश्न थे, टोटल हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं। बच्चे हमने फिजिक्स को भी देख लिया है, फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको भी देख लिया है, केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो भी देख लिया है, और जो बायो के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो भी देख लिया है। तो बच्चे यहाँ पे फिजिक्स के टोटल हमने 22 क्वेश्चन देखे, केमिस्ट्री के टोटल 30 क्वेश्चन देखे। उसके बाद बच्चे बायो के टोटल हमने 35 क्वेश्चन देखे हैं। तो बच्चे अगर आप जो है इन डेली आप जो है इन टोटल प्रश्नों के उत्तर अगर आप जो है कायदे से तैयार करते हैं तो आपको ये जो है टोटल 87 प्रश्न हैं। तो बच्चे अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 42, यानी कि लगभग और लगभग बच्चे आप जो है इसको 1.5 महीने में आप इसे बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। और बच्चे अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, बच्चे बोर्ड परीक्षा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ये एक ऐसी मार्कशीट होती है जिस पर एक बार अगर नंबर प्रिंट हो गए तो वो कभी इरेज नहीं होने हैं, ना ही कभी बदले जाने हैं। तो बच्चे आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेना है और आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ले आने हैं। और आपको ये बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं तैयार करना है, आपको सिर्फ यही 87 प्रश्न तैयार करके जाना है। और हम दावा करते हैं कि आपके 70 में 70 आएंगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, हम आपको सारे सब्जेक्ट को तैयार करा देंगे इसी चैनल पे। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और अपने मित्रों को शेयर कर दो कि इस चैनल पे सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। बच्चे हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।